हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 हमारा मेन टारगेट इस वीक का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जहाँ से फॉर श्योर क्वेश्चन ने आना है, और ये सिलेबस के बिल्कुल एंड पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपने अब सारी बातें टॉप से लेके एंड तक पढ़ ली हुई हैं। अब रिस्क को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्ट में करते हैं तो आप टक्करें मारते रह जाते और बाकी के टॉपिक्स भी आपके पूरे ना हो पा रहे होते। तो चैप्टर 3 की एक अपनी एग्ज़ाम वेटेज है। ऑन एवरेज ये 15 से 20 नंबर तक का सवाल आपके पेपर में आपको नज़र आ रहा होगा, फॉर श्योर नज़र आ रहा होगा। एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म है किसके ऊपर? रिस्क के ऊपर। और ये रिस्क का सवाल वो पूछता है कि आइडेंटिफाई कर दें ऑडिट रिस्क, और कभी कभी वो कहता है साथ के ऐड कर दें बिजनेस रिस्क, साथ के ऐड कर दें बिजनेस रिस्क। तो एक सिनेरियो होगा, और टिपिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है नॉर्मली पेपर का। तो एक क्वेश्चन होता है, हाँ अब एमसीक्यूज आ गया सच, तो 2 कर लो। चलो मैं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बताता। ऑडिट रिस्क भी आ सकता है अलोन, प्लस इसमें वो ऐड कर सकता है क्या? बिजनेस रिस्क। तो एक फॉर श्योर क्वेश्चन है जिसमें वो आपको एक लंबा सा सिनेरियो दे देगा जिसमें वेरियस पैराग्राफ्स होंगे, और एंड पे रिक्वायरमेंट होगी कि क्या निकाल के दें? रिस्क निकाल के दें। स्टडी टेक्स्ट की बातें एक तरफ, ये सवाल एक तरफ, यानी कि ये जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे प्रैक्टिस से आएंगे। स्टडी टेक्स्ट के नोट्स पढ़ के आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। इट इज प्योर प्रैक्टिस एरिया, प्योर प्रैक्टिस एरिया। टेक्स्ट आपको ये बता देगी कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, टेक्स्ट ये बता देगी कि टेक्स्ट ये बता सकती है कि रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करना है, टेक्स्ट ये बता देगी कि आपने बिजनेस को अंडरस्टैंड कैसे करना है, मगर रिस्क डिटरमिन करने के लिए आपको सिनेरियो बाय सिनेरियो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और यही इस चीज़ की खूबसूरती है क्योंकि उसमें रटना ही नहीं। हाँ, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप लोग 3 से 4 सवाल अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, जिसमें से शायद एक आधा देख के कर लें, बाकी 2-3 अपने हाथ से सॉल्व कर लें, तो ये एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और हमें पता है, जब हमें पता है ना कि एक चीज़ एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, एग्ज़ाम में वो चीज़ आनी ही आनी है, तो हमारी प्रिपरेशन भी उस लेवल की होनी चाहिए। फिर फ्रॉड एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है इस चैप्टर का। इट कैन बी टेस्टेड एज अ सेपरेट टॉपिक और मिक्स्ड विद रिस्क का क्वेश्चन। तो जिस अटेम्प्ट में वो सेपरेट टेस्ट नहीं हो रहा होगा, इसका एक इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा होगा? रिस्क के सवाल में। और अगर ये सेपरेट टेस्ट हो तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी टेस्ट होता है, ये लॉजिक में भी टेस्ट हो सकता है। तो इसके 2 तरह के सवाल होते हैं। टिपिकली पार्ट ए पार्ट बी बना होता है, टिपिकली पार्ट ए। और जो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया, जो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया है, ये गिनती के 3 एरिया से आता है। वो कौन से हैं बात करेंगे। गिनती के 3 एरिया से टेस्ट हो रहा होता, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड को अगर आप क्रैम कर लेंगे तो जितने भी सवाल फ्रॉड के हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर जो इसके अलावा एरियाज बच गए, मटीरियलिटी हो गया, प्लानिंग हो गया, ये भी 5 से 8 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। आई के पूछ भी लेता है अक्सर। कभी वो रिस्क 8 नंबर का टेस्ट कर लेता है और बाकी एरियाज भी साथ ऐड कर लेता है। कभी अचानक से एक बड़ा सवाल रिस्क का ले आता है 15 नंबर का, साथ कोई भी एरिया टेस्ट नहीं करता, तो उसके पास बहुत मार्जिन है, 20 नंबर तक वो खेल सकता। हाउ मेनी मार्क्स? 20 नंबर तक वो बड़ी आसानी से इस एरिया को खेल सकता। फिर एक और टॉपिक भी आता है इसी चैप्टर में, वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका सवाल भी वो रिस्क के साथ जोड़ देता है।
यानी कि एक अटेम्प्ट ऐसी होगी जिसमें वो आपसे कहेगा कि आप एक कंपनी को ऑडिट करने के लिए गए हैं, वो कंपनी बेसिकली कौन सी कंपनी है? नॉट फॉर प्रॉफिट। और अब आपने इस नॉट फॉर प्रॉफिट में से क्या निकालना है? ऑडिट रिस्क। तो ये सवाल भी वो पूछ लेता है, ये सवाल भी वो टेस्ट कर लेता है। Am I clear with these things? तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करने क्या वाले हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टारगेट दो एरियाज के ऊपर मुश्तमिल होगा। नंबर 1 प्लानिंग एंड नंबर 2 मटीरियलिटी। तो आज दो एरियाज हैं, आइजा 300 प्लानिंग का एरिया और 320 मटीरियलिटी का एरिया। दोनों स्टैंडर्ड्स बहुत छोटे हैं और बहुत आसान है, और इनसे टिपिकल क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आइजा 300 प्लानिंग। मुझे एक बात बताएं, ऑडिटर बाय डिफॉल्ट स्केप्टिक होता है कि नहीं होता? तो ये स्केप्टिक है क्या? आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? व्हाट इज स्केप्टिसिज्म? क्वेश्चनिंग माइंड, जासूसी करना, सवाल जवाब करते रहना, एविडेंस को पकड़ के मैच करते रहना, कोरोबोरेट करते रहना, यही होता है। हाँ, शक्की मिजाज रखना। तो जितना ज्यादा ऑडिटर स्केप्टिक होगा उतना ही अच्छा वो क्या कर पाएगा? ऑडिट कर पाएगा। और जितना कम सोचेगा उतना ही वो मैनेजमेंट की बातों में आता रहेगा और अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा स्केप्टिसिज्म उतनी ज्यादा क्रिटिकल असेसमेंट। मैं कह सकता हूं जितनी ज्यादा स्केप्टिसिज्म उतनी ज्यादा क्रिटिकल असेसमेंट। किस चीज की? ऑडिट एविडेंस की। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। इसके बाद किताब आपको बताती है कि व्हाट इज प्लानिंग, क्या होती है प्लानिंग। प्लानिंग का तर्जुमा उर्दू मफहूम क्या है? मंसूबा बनाना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में डिटरमिन करना कि फ्यूचर में इसके बारे में क्या किया जाएगा, कैसे करेंगे। तो प्लानिंग हम करंट की करते हैं, पास्ट की, फ्यूचर की? फ्यूचर के लिए करते हैं। पर लेट सपोज आपने मरी जाना, मरी कह रहा हूँ, मर ही नहीं कह रहा, मरी छोटी ए के साथ मरी जाना है, और आप मरी जाने से पहले कुछ प्लानिंग करते हैं। क्या क्या प्लानिंग हो सकती है? बजट, और जाना किस पे है, गाड़ी कौन सी होगी, लोकेशन जहाँ पे जाना है, स्टे हाउ मैनी डेज, वेयर टू स्टे, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, वहाँ जाके करना क्या है, कौन कौन से लोग साथ हैं, एक्टिविटीज कौन कौन सी करनी है, और कौन से रास्ते से जाना है, पैसे कितने लेके जाने हैं, और वहाँ जाके क्या करना है, वापसी कब आना है, बारिश होगी तो हमारे पास क्या कोई हिफाजती इकदाम है या नहीं है। तो ये सारी बातें हम लोग इतना सब कुछ क्यों सोच के जाते हैं? क्या फायदा मिलता है? सफर अच्छा हो जाता है। जब आपने इन बातों को पहले से सोच रखा होता है तो फ्यूचर में अगर कोई परेशानी आ जाए तो आप उसके लिए ऑलरेडी क्या होते हैं? प्रिपेयर्ड होते हैं, तैयार होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं। अब अगर आप ये सोच के गए हैं कि बारिश हो जाएगी तो मुझे रेनकोट रख लेने चाहिए, तो अगर आपके पास रेनकोट ना हो, अगर आपने इसकी प्लानिंग ना की हो और बारिश हो जाए तो परेशान हो जाएंगे। प्लानिंग की होगी तो फ्यूचर में आने वाले रिस्क को पहले आप क्या कर सकते हैं? ससेस कर सकते हैं। चलें इसी चीज़ को ऑडिट में लेके आते हैं। एक फर्म ने ऑडिट करने के लिए जाना है तो वो क्या क्या चीज़ें प्लान आउट करके जाएगी? कंपनी कौन सी है, एरियाज कौन कौन से हैं, टीम कौन सी लेके जानी है, किस टीम को कौन सा काम देना है, एक्सपर्ट को रखना या नहीं रखना, उनके पास इंटरनल ऑडिटर मौजूद है या नहीं है, कितनी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी के साथ हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस नॉर्मल है, ये किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, उस इंडस्ट्री के अपने कानून कौन से हैं। जब तक मैं ये सोच के नहीं जाऊंगा और बस मुंह उठा के चला जाऊंगा तो मैं ऑडिट ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। इवन ये क्लास करने से पहले भी मुझे ये सारी बातें आपको बतानी है। मैं आपका पहले माइंड सेट करूंगा,
फिर मेन टॉपिक पे लेके आऊँगा। और अगर मैं एकदम से मेन टॉपिक शुरू कर दूँ हल्ले गुल्ले में, तो फिर ना आपको समझ आएगी ना मुझे पढ़ाने का मज़ा आएगा, और टॉपिक भी, टाइम भी ज़ाया होगा, और टॉपिक भी कभी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? पहला फ़ायदा बताएं प्लानिंग का। विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट बताना। टाइम सेव होता है, बेहतरीन। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, कॉस्ट कम लगती है, और रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड बढ़ जाते हैं, एम्बिग्विटीज खत्म हो जाती हैं, हमारे पास टीम का एक बैकअप मौजूद होता है, और रिसोर्सेज की एलोकेशन ठीक से हो जाती है, बजट के अंदर रहते हुए चीज़ें हो जाती हैं, क्वालिटी बेहतर हो जाती है, और टाइम अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अब एक दफ़ा पूरी स्लाइड को तसल्ली से देख लें। मैं स्लाइड बोल रहा हूँ शुरू से लेके एंड तक। इस स्लाइड पर अगर हम जूम कर दें और ये स्लाइड आप आराम से देख लें तो हमने सारी वही बातें पढ़ ली। एक दफ़ा प्लीज़ एक एक चीज़ पढ़नी है इसकी। हाँ जी, शुरू कहाँ से कर रहा है? शुरू कहाँ से कर रहा है? प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट का लेके आ रहा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। डेफिनेशन क्या है? एन एटीट्यूड इन्वॉल्विंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू सिचुएशन which may indicate possible misstatement। और ये misstatement हमेशा क्यों होगी? क्योंकि या एरर होगा या फ्रॉड होगा। किस चीज़ के ऊपर? एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट किस चीज़ के ऊपर? ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर शुड व्यू व्हाट दे आर टोल्ड विद अ स्केप्टिकल एटीट्यूड एंड कंसिडर वेदर इट अपीयर्स रीजनेबल। या क्या आ रहा है बीच में? कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ऑडिटर शुड हैव अ क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, सिंपली उसको बिलीफ नहीं रखना, एंड ऑलवेज सीक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और प्लानिंग के फायदे नीचे पढ़ लें। प्लानिंग के फायदे पढ़ें। पहला फायदा क्या है? अप्रोप्रिएट अटेंशन मिल जाती है। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, पोटेंशियल मींस जो हो सकती हैं, वो आज रिजॉल्व हो जाएंगी। इट हेल्प्स द ऑडिटर टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज थिंग्स। एंगेजमेंट टीम की कॉम्पोजिशन बन जाती है, और फैसिलिटेशन होती है सुपरविजन में और रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क। क्लियर? कोई परेशानी, कोई डाउट? अगली बात करते हैं, आगे आए। मुझे एक बात बताएं, जब हम कहते हैं ऑडिट टीम, ऑडिट टीम किन किन लोगों पे मुश्तमिल होती है? मुझे नाम लिखवाएं। टीम की कॉम्पोजिशन, हाँ जी, पहला बंदा कौन सा होता है? पार्टनर। उसके नीचे सीनियर क्या? मैनेजर। उसके नीचे टीम लीड, जिसको हम सीनियर मोस्ट बंदा कहते हैं। उसके नीचे सेमी सीनियर, ये 2-3 होते हैं। उसके नीचे जूनियर्स, और फिर वो बच्चे जो कि बिल्कुल ही नए हैं, ट्रेनीज। ये सारी कॉम्पोजिशन है किसकी? ऑडिट टीम की। इन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर? पार्टनर के ऊपर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस लिस्ट में से मुझे की मेंबर्स ढूंढ के दें तो कौन से होंगे? पार्टनर, मैनेजर, टीम लीड। पार्टनर, मैनेजर, टीम लीड, और कभी कभी सेमी सीनियर या सुपरवाइजर। सेंटर में आए एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स। वो क्या करता है? पार्टनर को साइड पे कर देता है,
और कहता है बाकी कौन से लोग हैं, ये की मेंबर्स हैं। बाकी क्या कहलाएंगे, की टीम मेंबर्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग। यानी कि जब आप फर्म में बैठ के चीजों को प्लान कर रहे हैं तो एक तरफ कौन होगा, पार्टनर, एक तरफ कौन होंगे, अदर की इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स। दे शुड बी प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, इसमें चाय पानी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बैठें, अंडरस्टैंड करें कंपनी को, अपने पास पड़े हुए रिसोर्सेज को डिस्कस करें बिटवीन द टीम मेंबर्स, ताकि आपकी क्या इन्हांस हो, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इन प्रैक्टिस देयर इज लाइकली टू बी प्लानिंग मीटिंग्स बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट। तो एक मीटिंग होती है जो कि हम अपनी फर्म में बैठ के करेंगे आपस में, और एक मीटिंग होती है बिटवीन फर्म एंड द क्लाइंट। ये बात समझ आती है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, फिर टॉप पे आए। टॉपिक क्या है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, दोबारा बोलो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। ये शुरू कहां से हो रहा है, प्री से। प्री से मतलब पहले, पहले किस चीज से पहले, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। आपको इन 3 बातों को देख लेना है। काम शुरू करने से पहले, एक्टिविटीज एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब आपने काम करना है। काम करने से पहले इन 3 बातों का ख्याल कर लीजिए। ये तीनों बातें हम लोगों ने 2 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में पढ़ रखी हैं। पहली 2 किस में पढ़ी हैं, 220 में, और आखिरी किस में पढ़ी हुई है, 210 में। 220 वाली पहले पॉइंट को जरा रीड करें, फर्स्ट पॉइंट को रीड करें पहले। फर्स्ट पॉइंट को रीड कीजिएगा, क्या कह रहा है। हमारी टीम क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट। उसमें क्या होनी चाहिए, टीम क्या होनी चाहिए, किस तरह से काम करे, और जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं उनको टाइमली बेस पे डिस्कस करती रहे। उनको क्या करती रहे, टाइमली बेस पे डिस्कस करती रहे। पॉइंट 2 पढ़े। ये बेसिकली आपका चैप्टर 13 है। तमाम फॉलो करनी है क्या, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अगर कोई थ्रेट आ रहा तो उसके अगेंस्ट क्या लगाना है, सेफ गार्ड। और किसका ख्याल रखना है, अपनी इंडिपेंडेंस का। इसका ख्याल रखना है, अपनी इंडिपेंडेंस का। और नंबर 3, ऑडिटर शुड एग्री विद द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। दिस इंक्लूड्स स्कोप, ऑब्जेक्टिव, जिम्मेदारियां, तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। वो जो कौन से वाले पॉइंट्स हैं ये, एंगेजमेंट लेटर में कौन से, एडिशनल या बेसिक, बेसिक। इस टॉपिक के ऊपर कोई 3 से 4 दफा आई कैप सवाल बना चुका है, रट्टे वाला सवाल, कि आप एक ऑडिट करने जा रहे हैं, बताएं व्हाट आर द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। व्हाट आर द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्लियर है, कोई मुश्किल बात तो नहीं की, पक्की बात है। एंड पे आ गए, हेडिंग पढ़े। खाली कंसिडरेशंस नहीं है, एडिशनल कंसिडरेशंस। व्हाट इज द वर्ड एडिशनल, इजाफी। यानी कि ये तो करनी करनी है, ये तो करनी करनी है, ये भी करनी होंगी अगर आपको जरूरत पेश आए। अगर आपको क्या पेश आए, जरूरत पेश आए। आए पढ़ते हैं। पहला क्या है, एंगेजमेंट टू बी मेड विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, पुराना। तो अगर आपको जरूरत पेश आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही, आपको पिछला काम देखना है, तो आपको किससे राब्ता करना पड़ेगा, प्रीडिसेसर से। स्टैंडर्ड कहता है कि तुम पिछले वाले से राब्ता कर सकते हो। कैसे करोगे, उसके वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करके। ये वर्किंग पेपर्स रखना
किसकी लाइबिलिटी होती है? कंपनी के पास होते हैं कि ऑडिटर के पास होते हैं? ऑडिटर के पास होते हैं। ये उसकी एसेट की डोमेन में फॉल करता है। सेकंड पॉइंट पर आपने लेटर भेजा, उनको एडिशनल में एक पॉइंट पे एतराज़ है। फर्ज करें आपने लिखा हुआ है कि हम एक्सपर्ट ऐड कर सकते हैं, उनको ज़रा एतराज़ है, और कंपनी काम भी वो करती है जिस पे एक्सपर्ट को लेके आना लाजमी है। अब ये क्या बन गया? एक मेजर इशू। अब सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर अगर मैं चाहूँ कि मॉडिटी छोड़ दूँ तो छोड़ तो मैं सकता हूँ, मगर मुझे छोड़ना चाहिए नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? इसको डिस्कस करना चाहिए किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ और उनके बड़ों के साथ, ताकि हमारी स्ट्रेटजी पे और प्लान पे इसका फ़र्क आ जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर मेरी जो स्ट्रेटजी और प्लान किसी और तरीके से बनेगी। मैं चाहता हूँ एक्सपर्ट को ऐड करना, तो उसको ऐड करने से मेरी स्ट्रेटजी और प्लान के ऊपर फ़र्क आना चाहिए। थर्ड पॉइंट, procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balance। अब आपके केस में क्या है? आपके केस में हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं, यानी कि कैफ 8 के सिलेबस में हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि ओपनिंग बैलेंस ठीक है। हम ऑडिट किसका करते हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस का। और पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की क्या बनी होगी? पिछले साल की क्लोजिंग ऑडिट किसने किया होगा? प्रीडिसेसर ने। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो उसने ऑडिट किया था वो ठीक किया था, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर 510 नामी स्टैंडर्ड नहीं है, जिसका मकसद यही है कि ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट कैसे करना। आपके सिलेबस में वो शामिल नहीं है। तो हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि जो भी सवाल होगा उसमें ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होंगे? ठीक होंगे। मगर इन प्रैक्टिकल हमें ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर भी क्या हासिल करना है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्योंकि अगर वो ही सही नहीं है तो मेरी क्लोजिंग कभी भी ठीक नहीं हो सकती। और आखिरी पॉइंट, फर्म के अपने प्रोसीजर्स जो कि क्या इंश्योर करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एथिक्स के सवालों में, अचानक से एक टीम मेंबर जाकर उनको मशवरे देना शुरू कर देता है। अचानक से एक टीम मेंबर उठता है, वो कहता है जी आओ तुम एक प्लॉट खरीद लो, मेरा भाई वो काम करता है, मैं तुम्हें प्लॉट अरेंज करवा देता हूँ। तो इस तरह के मसले हमें शुरू में पकड़ लेने चाहिए और उस बंदे को शुरू से टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। एक दफ़ा ये स्लाइड तसल्ली से देख लें, तसल्ली से, सुकून के साथ। हाँ जी, हो गया। डन। कोई प्रॉब्लम, परेशानी? जब जब उसने ये सवाल पूछा, अगली अटेम्प्ट में ये पूछ लिया, और बच्चे कलाबाजियां खाते रहते हैं, पूछते ही हैं, लिख ही आते हैं।
पूछते ये हैं, लिख वो होता है। तो आपने हेडिंग पे गौर रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। जब प्रिलिमिनरी पूछ रहा है तो वो 3 बातें हैं, जब एडिशनल पूछ रहा है तो ये 4 बातें। ये वो बातें जो कि 5 से 8 नंबर के लिए वो टेस्ट कर लेता है। उसके बाद इस चैप्टर से पूछने का बेतहाशा मार्जिन है। रिस्क में एक आधी एडजस्टमेंट कम करेगा, उसके नंबर कम हो जाएंगे, टॉपिक टेस्ट हो जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा, ये सवाल पूछ लेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? हाँ, याद नहीं, रिस्क तो था ये, मुझे कंफर्म था, ये हमेशा नहीं आता या ओके। अच्छा, अब 2 वर्ड होते हैं ना, बातें ना करो। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रेटजी और एक वर्ड होता है प्लान। बड़ा वर्ड कौन सा लग रहा है आपको? स्ट्रेटजी के प्लान? कौन कौन कह रहा है प्लान बड़ा वर्ड होता? कौन कह रहा है स्ट्रेटजी बड़ा वर्ड होता? स्ट्रेटजी पहले बनती है, फिर उसके मुताबिक आप प्लान बनाते हैं। तो ये बेसिकली आप अगर अपनी किताब में जाके देखें तो इस टॉपिक के अंदर आपको एक टेबल मिलेगा। देखें जरा, किताब खोलें, क्या मिल रहा है आपको? एक ये टेबल मिल रहा है, 1 2 3 4 रोज होंगी। मिल गया? मिल गया ना? यहाँ पे लिख लें, लिखें जरा, टेस्टेड 2 टाइम्स। और उसने कहा है कि अज्यूम करो कि तुमने एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाना है, तुम क्या स्ट्रेटजी बना के जाओगे। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, वो खुद से सोचना शुरू कर देंगे, आधी बातें ठीक करेंगे और आधी बातें गलत करेंगे। तो अच्छी बात क्या है, एक दफ़ा ये टेबल को सही से पढ़ लिया जाए, एक दफ़ा इस टेबल को ठीक से पढ़ लिया जाए कि स्ट्रेटजी बनानी कैसे, सोचना क्या क्या। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी या मैटर्स टू कंसिडर जब आप अपना ऑडिट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? फीचर्स ऑफ द एंगेजमेंट। फीचर्स ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहले आप क्या देखेंगे स्ट्रेटजी बनाते हुए? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या मतलब? IAS यूज कर रहे हैं, US गैप यूज कर रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सेकंड, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं क्या उस इंडस्ट्री के कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, जैसे इंश्योरेंसेस कंपनी की होती है, बैंक्स की होती है। आपका ऑडिट कितने टाइम में? नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स, वो किन किन सेगमेंट्स में काम कर रही है। फूड सेगमेंट है, क्लोथिंग सेगमेंट है, लिक्विड्स का सेगमेंट है, क्या वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर मौजूद? अब देखें, ये बातें बताते हुए मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि लफ्ज़ पढ़ के आपको समझ आ रही है, बट अगर ये चैप्टर हम स्टार्ट में करते तो आप फंस जाते। यूज ऑफ, इसके साथ काट के लिख लें एक्सपर्ट्स, इसको काट के लिख लें एक्सपर्ट्स, क्योंकि आपके लेवल पे ये है नहीं। तो परेशान होने से बेहतर है कि आप यहाँ पे एक्सपर्ट्स का वर्ड डाल लें। हाँ जी, मैंने पूछने थे क्वेश्चन आता 5 नंबर का या 6 नंबर का, अब उसमें सारा लिखना वो किस तरह लिख सकते हैं आप उसमें? इसमें सारे तो आपको याद भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, इसमें आपने बस ये करना होगा कि हर मैटर में जाके कोई से 3 4 4 बातें उठा के 1 लाइनर करते जाए, डिटेल में ना जाए, उसको 1 लाइन में आंसर करें, पॉइंट्स में डालें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या है? इफेक्ट ऑफ IT ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स। उस कंपनी में IT का कितना रोल है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट, क्या वो डाटा में टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये है पहला फीचर। कौन सा? फीचर्स ऑफ एंगेजमेंट। नीचे आए, क्या लिखा हुआ है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। इधर आ जाए, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, उसका ईयर एंड क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स विद मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, कब आपने किस किस से मुलाकात करनी है? डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन विद द थर्ड पार्टीज। नीचे आए, फैक्टर्स। पहला कौन सा है? मटीरियलिटी। आप स्ट्रेटजी के दौरान क्या डिटरमिन कर लेंगे? मटीरियलिटी भी पढ़ते हैं, वो एरियाज जो कि
हाई रिस्क ही हैं, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स। आपने क्या मेंटेन रखनी है? स्केप्टिसिज्म। एविडेंस जो आपने हासिल किए हैं वो किस तरीके के हैं, कंट्रोल्स उनके साउंड है या नहीं है, उनकी ट्रांजैक्शंस कितनी है, उन्होंने क्या कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की है अपने बिजनेस के अंदर, अगर की है तो वहां पे रिस्क हमेशा ज्यादा होगा। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ओवरऑल इंडस्ट्री में कोई खास डेवलपमेंट आई है, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अब जैसे IFRS 18 आ रहा है, ये चेंज है, अदर सिग्निफिकेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स। तो आप देखिए पॉइंट्स रिपीट भी हो रहे हैं। ये वहां भी लगाए जा सकते हैं। ये बेसिकली आप स्ट्रेटजी के टाइम पे प्लान आउट कर रहे हैं कि हम जब जाएंगे तो हमने किन किन बातों का ख्याल रखना। एंड पे आए, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। अच्छा, हेडिंग क्या है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, नहीं रिसोर्सेस। तो टीम कौन सी जाएगी, किस टीम को क्या काम देना, वो कितना काम करेगी, एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड बजट। 2 दफा आई के अपने ये टेबल रिपीट करवाया, बट आप सारे पॉइंट्स ना लिखें, आप गिनती के कोई 12 पॉइंट्स लिख लें और सिंगल सिंगल लाइनर में देना, सिंगल सिंगल लाइनर्स में देना। नीचे पढ़े, एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रेटजी असिस्ट ऑडिटर टू डिटरमाइन, यानी कि इसको करने का फायदा क्या है। पहला फायदा, हमें रिसोर्सेज का आइडिया होगा कि हमने किस रिसोर्सेज को कहां पे भेजना है, हमें अपने तमाम टीम एरियाज को सही से एलोकेट करने का मौका मिल जाएगा, टाइमिंग हमारी बेहतर हो जाएगी, हमारे रिसोर्सेज सही से मैनेज हो रहे होंगे, डायरेक्ट हो रहे होंगे, सुपरवाइज हो रहे होंगे, और उनके साथ ब्रीफ मीटिंग्स प्लान आउट कर लेनी है जिससे उनको भी हौसला रहे और हमें भी हौसला दे कि काम ठीक से हो रहा है। Am I done with this? ये स्ट्रेटजी है। जब आप स्ट्रेटजी बना लेते हैं, अगली बारी किसकी होती है? प्लान की। प्लान में 3 W's का कॉन्सेप्ट होता है, हु, व्हेन, व्हाट। हु कौन, व्हेन कब, व्हाट क्या। तो जब भी आप प्लान बनाते हैं तो आपने इन 3 W's का ख्याल रखना है। हु यानी कि हु विल परफॉर्म, व्हाट व्हेन द वर्क विल बी डन, एंड व्हाट वर्क इज टू बी डन। भाई स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर हम क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं तो मैच शुरू होने से पहले या कोई इवेंट शुरू होने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसमें से टीम अनाउंस होती है। प्लान फील्ड में होता है, जब काम शुरू हो गया है, अब मैच शुरू हो गया है, अब ये फैसले कौन ले रहा होगा? पार्टनर नहीं, जो उस वक्त टीम लीड मौके पे खड़ा होगा, और वो पीछे से क्या रख के आया होगा? अपनी सोच बना के आया होगा, किससे? स्ट्रेटजी से। और वो इम्प्लीमेंट क्या करेगा? प्लान। इम्प्लीमेंट क्या करेगा? प्लान, कि कौन काम करेगा, कब काम करेगा और क्या काम करेगा। इस साइड पढ़े जरा, इस साइड को रीड कीजिएगा। हमने क्या यूज करने हैं? प्रोसीजर्स टू असेस द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स याद है? चैनल आपको बताता था ये काम तो करना ही करना है, मजीद ये काम भी कर सकते हो। टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। कहां तक रिड्यूस करूं? जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। और नीचे क्या है? दीज प्रोसीजर्स विल बी सेट आउट इन अ सीरीज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स। इसको साइड पे लिख लें। ऑडिट प्रोग्राम्स का मतलब होता है टेस्ट ऑफ डिटेल, प्रोसीजर्स फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल, प्रोसीजर्स फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल, प्रोसीजर्स फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल। अच्छा, जो भी आपने प्लान बनाया, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई, सब कुछ ज़बानी बनेगा, कागज पे बनेगा, डॉक्यूमेंट होगा। तो इन तमाम बातों को क्या कर लेना है? डॉक्यूमेंट। क्या आपकी स्ट्रेटजी है, क्या आपका प्लान है, और अगर कोई उसमें सिग्निफिकेंट चेंज है तो आपने हर चीज को साथ साथ लिखते चले जाना। हर चीज को साथ साथ क्या करते जाना है? लिखते चले जाना। मजे की बात बताऊं, हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी आज।
सारी बातें पुरानी हैं, बस उसको हम एक सीक्वेंस में इकट्ठा कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ड आया जो कि आपके लिए बिल्कुल नया हो? एक आया था, मैंने खुद से कटवा दिया। कौन सा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या लिखवाया? एक्सपर्ट्स। फिर एक और पुराना कॉन्सेप्ट, इंटरिम ऑडिट। और मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल के बच्चों को बताना चाहिए कि इंटरिम ऑडिट क्या होता है, फाइनल ऑडिट क्या होता है। क्या होता है जी इंटरिम ऑडिट? इंटरिम वो है जो कि ईयर एंड से पहले शुरू होता है। ईयर एंड से पहले होता है, इसमें ज़्यादा सीनियर टीम जाती है, इसमें बहुत ही कम काम होता है, ज़्यादातर मीटिंग्स होती हैं। और जब ईयर एंड आता है तो क्या शुरू होता है? फाइनल ऑडिट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के खत आइडियली कब भेजने चाहिए थे? फाइनल। आइडियली कब भेजने चाहिए थे? फाइनल पे। हम भेजते कब हैं? इंटरिम पे। तो इंटरिम पे आप वो काम कर सकते हैं जो कि अगर आप फाइनल पे करना चाहें तो वो टाइम टेकिंग होंगे। तो वो टाइम बचाने के लिए हम कहाँ पे कर लेते हैं काम? इंटरिम पे। तो इंटरिम में जाके क्या होता है? रिसोर्सेज की प्लानिंग होती है, हाई रिस्की एरियाज की असेसमेंट होती है, हम उनको समझते हैं, वो हमें समझते हैं, मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। और तगड़ा काम कब होता है? फाइनल में। फील्ड वर्क कब होता है? फाइनल में। अच्छा, कौन से वाले ऑडिट में ज्यादातर लो स्टाफ होता है? विद मोर इन नंबर्स। विद मोर इन नंबर्स फाइनल में। और सीनियर स्टाफ विद लेस नंबर्स इंटरिम। पढ़, पूरी स्लाइड आपकी है, पढ़ते जाए। बेनिफिट्स क्या होगा अगर आप इंटरिम करते हैं? तो फ्लेक्सिबल रिसोर्स प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज, रिड्यूस द डिमांड ऑफ ऑडिट स्टाफ ड्यूरिंग बिजी सीजन, इंक्रीज ऑडिट एफिशिएंसी। टिपिकल हम क्या काम करेंगे इंटरिम पे? असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की मैटर्स, इंटरनल कंट्रोल की इवेल्युएशन और सब्सटेंटिव टेस्टिंग, जो कि बेसिक आप परफॉर्म कर सकते हैं। मगर फाइनल पे क्या होता है? डिटेल्ड में सब्सटेंटिव टेस्टिंग, उसके बाद तमाम आप क्या निकालते हैं? कंक्लूजन्स। कहाँ पे निकाली होती हैं? इंटरिम पे, कि वो अब तक वैलिड है या नहीं है। कन्फर्मेशंस के खत आ रहे होते हैं, एनालिटिकल रिव्यू हो रहा होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को देख रहे होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस ले रहे होते हैं। ये जितनी बातें हैं टेक्निकली चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 13-14 तक यहाँ पे चल रहा होता है। सैम्पलिंग कहाँ पे होगी? एक्सटर्नल में। कंट्रोल्स की टेस्टिंग कहाँ पे होगी? इंटरिम पे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहाँ पे लगाऊंगा? इंटरिम पे। इंटरिम पे। मगर टेस्ट ऑफ डिटेल कहाँ पे लगाऊंगा? फाइनल में। एनालिटिकल कहाँ पे करूंगा? फाइनल में। सब्सटेंटिव कहाँ पे लगाऊंगा? फाइनल में। इंटरनल ऑडिटर से राब्ते में कब आऊंगा? इंटरिम। राब्ते में कब आऊंगा? अब आप याद करें जरा, इंटरनल में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम उससे 3 तरह का काम ले सकते हैं। या तो उसने जो काम किया वो उसमें खुश हो जाए, या उसको अपना काम दे दें, या उसको अपनी टीम का पार्ट बना लें। तो वो फैसला कब हो रहा होगा? इंटरिम पे जाके। तो उसको क्या काम देना है, क्या काम नहीं देना, ताकि जब हम फाइनल में आए तो उसने वो काम हमारे लिए करके रखा। टेस्ट ऑफ डिटेल में और सब्सटेंटिव में एक बारीक सा फर्क होता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर जो हम लोग प्रोसीजर्स समझते हैं वो कौन से हैं? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें से एनालिटिकल को साइड पे कर दें, जो 6 बच गए ना वो कहलाते हैं टेस्ट ऑफ। चल अब बारी किसकी है? करें, खुद आए जरा, खोलें जरा, आपके पास तो आ रहे होंगे। देखिए आपके पास शो हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ कुछ और ना खोल लेना। आ गया। अच्छा जी, अब आपको नहीं दोस्ते बता। हाँ जी,
हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? 300 पे। बिल्कुल बिल्कुल रिसेंट सवाल जाकर देखते हैं, बिल्कुल रिसेंट। कब आया था सवाल? पढ़े। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये बड़ा वो था ऑडिट स्ट्रेटजी की, जब भी ऑडिट प्लान इतना सा तो उसमें क्या है, आपने फर्क बताना। खाली ऊपर नीचे करके लिखते हैं। अब पोजीशन आपने बतानी है, लिखना लिख सही आइएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े। The auditor shall establish an overall strategy that sets the scope, timing and direction. Requirement पे है पहला पॉइंट, identify any 8 features of the engagement that define its scope 6 नंबर के लिए, और identify any 4 considerations to ascertain the। अब उस टेबल में जाएं, आपको ये वाली बातें मिल जाएंगी। उसमें 10 नंबर का वो टेबल टेस्ट हुआ आपसे। Identify any 8 features, any 8 features, any 8 features। कहाँ है वो टेबल? any 8 features काउंट कर कितने लिखी हुई हैं? 8 लिखी हुई है ना, तो ये any 8, any 8 से मुराद क्या है? 8। हाँ, इनमें से कोई भी लिख लें, इन 8 में से कोई सी 8 लिख लें, वो any 8 हो जाएगी, ऊपर 8। तो ये टेबल अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एक अहम चीज़ है, इसको आपने मिस नहीं करना, सही से तैयार करना है। आइडेंटिफाई एनी 4 बातें टू असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, एक हौसला 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 हौसला। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, 4 पढ़े, 4 ऊपर 3 नंबर के लिए हो जाएगा। 6 पढ़े, हो जाएगा। 7 पढ़े, क्या मांग रहा है? कौन से? 4 या 3? 4। 5 पढ़े, ये भी एडिशनल मैटर पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट में बता देगा। list the planning activities which you would need to discuss with the partner regarding the issues related to the first year। अब जब आपका फर्स्ट ईयर है तो there would be some additional बातें। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, और इसी का पार्ट बी पढ़े। तीसरे का पार्ट ए पढ़े, प्लानिंग को बता देना, और पार्ट बी पढ़े। अबाउट द एक्सेप्टेंस, और नीचे क्या बता देनी है? स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी अगेन 8 नंबर के लिए वो सारी बातें करनी पड़ेंगी, वो टेबल उसने फिर से पूछ लिया। सर ऑडिट स्ट्रेटजी और प्लान में डिफरेंस क्या? ऑडिट स्ट्रेटजी और प्लान में डिफरेंस है? ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक्टिविटीज, हु व्हेन व्हाट, यस यस यस, पूरा वो टॉपिक। हाँ, ऑडिट प्लानिंग और स्ट्रेटजी में फर्क है उसमें क्या? स्ट्रेटजी को सेपरेटली बता दें, लाइन डालें, एक साइड पे सारा प्लान बता दें, जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से करना है, ज़्यादा गहराई में उतने की ज़रूरत नहीं है, जितने मार्क्स हो उस हिसाब से बस मुनासिब सा बता दें। हाँ जी, ओके। कौन सा बी? 3 का बी, 2 का बी? 3 का बी का पार्ट 1। 3 का बी का पार्ट 1, व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द एक्सेप्टेंस। हाँ जी, एक्सेप्टेंस प्रीलिमिनरी, जब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कौन सी बातों को सोचेंगे? प्रीलिमिनरी। और अगर उसका पहला ऑडिट भी कर रहे हो तो प्रीलिमिनरी भी करेंगे और एडिशनल भी करेंगे, प्रीलिमिनरी भी करेंगे और एडिशनल भी करेंगे। नीचे 8 नंबर का दे दिया वो। हाँ, तो वो टेबल दिया हुआ ना उसने कि आपने स्ट्रेटजी बतानी है विच शुड बी कंसिडर्ड बीइंग द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। स्ट्रेटजी वो टेबल उसने मांग लिया 8 नंबर का। हौसला हुआ, हौसला हो गया, चले आगे आ जाए।
नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट टॉपिक, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी। सबसे पहले सबसे आसान चीज कर लेते हैं, ये टेबल देख लें और जहन में क्या रखना है हमेशा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑल्टरनेट बेंचमार्क्स कौन से हैं? एसेट का 1%, हाँ, बेंचमार्क्स रेवेन्यू है, एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, और नॉर्मली टिपिकली 3% एक कॉमन हमें मिलता है, जो कि इसमें नहीं है पीबीटी में। उसके अलावा जो भी एरियाज है नॉर्मली कितना परसेंट मिलता है? 3%। अच्छा, ये आपकी जजमेंट है, आप 3 लगा लें, 2 लगा लें, 4 लगा लें, 5 लगा लें, इस रेंज में रहते हुए जो मर्जी लगा लें, ये आपकी क्या रहेगी हमेशा? जजमेंट। तो अगर आपसे सवाल पूछ भी लेना कि भाई बताएं ऑल्टरनेट बेंचमार्क कौन सा है और उसकी क्या वैल्यू आ सकती है, तो आपने जो भी परसेंटेज लगाई होगी वो ठीक मानी जाएगी, वो ठीक मानी जाएगी। तो टिपिकली हमारे पास बेंचमार्क कौन सा आता है सवालों के लिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टिपिकली कौन सा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये मटीरियलिटी होती क्या है? क्या होती है मटीरियलिटी? आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मटीरियलिटी क्या है? ऐसी चीज जिसको मैं यहाँ गलत कर दूं या छोड़ दूं तो वो मेरी डिसीजन मेकिंग को क्या कर दे? इन्फ्लुएंस कर दे। एक अहम चीज जो कि बीइंग ऑडिटर मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैं उसको इग्नोर आउट नहीं कर सकता। असेसिंग व्हाट इज और नॉट मटेरियल इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है एक चीज आपके लिए मटेरियल ना हो, दूसरे के लिए हो, उसके लिए ना हो मगर आपके लिए हो। इसमें टिपिकल मिसाल मैं देता हूँ कि एक सेठ और एक मजदूर, दोनों की जेब से 500 रुपये गिर गए, नोट वही है, 500 वही है, मगर किसको ज्यादा परेशान करेगा? मजदूर को, ना के सेठ को। मटेरियल किसके लिए ज्यादा है? वो 500 मजदूर के लिए मटेरियल है, सेठ के लिए मटेरियल नहीं। तो ऑडिटर मटीरियलिटी को डिटरमिन करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोफेशनल जजमेंट, मगर वो तुक्के नहीं मारता, वो तुक्के नहीं मारता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो है 5:95, 5:95 डेट इक्विटी रेशियो, 5:5 रेशियो 95। मैंने सही बोला था। तो आप मुझे बताएं, बीइंग ऑडिटर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे? इक्विटी होल्डर्स, यही होंगे ना। तो मेरा बेंचमार्क किसके मुताबिक बनना चाहिए? इक्विटी होल्डर्स को जहन में रखते हुए। अच्छा, इक्विटी होल्डर्स नॉर्मली किस चीज पे ज्यादा फोकस्ड होंगे? डिविडेंड पे। डिविडेंड तो बेंचमार्क नहीं ना बन सकता। डिविडेंड कहां से आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मेरा बेंचमार्क क्या बन जाएगा? पीबीटी। और अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, 95:5 कर दूं, 95% बंदा डेट होल्डर है, मेरा इन्वेस्टर। तो डेट होल्डर जिसने मुझे उधार दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, उधार दिया हुआ है, वो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट। और हमारे क्या उसके पास सिक्योरिटी के तौर पे पड़े होंगे? एसेट्स। तो उसके लिए बेंचमार्क क्या बन जाएगा? एसेट्स, नेट एसेट्स, बेसिकली नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। चलिए आप एसेट समझ, नेट को छोड़ दो। क्या कहते हैं आप? तो एट द ऑडिट प्लानिंग स्टेज रिस्क एंड मटीरियलिटी आर द टू की फैक्टर्स विच डिटरमिन व्हाट वर्क इज टू बी डन। करना क्या है भाई? हाई रिस्की है और उसकी मटीरियलिटी कम रखी हुई है, मेरा काम बढ़ेगा क्या ज्यादा हो जाएगा? कम है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा काम हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। रिस्क लो है, मटीरियलिटी ज्यादा है, तो काम मेरा कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा रिस्क, प्लानिंग स्टेज के ऊपर मुझे आइडिया हो जाएगा हाउ मच वर्क इज टू बी डन। ऊपर आए,
हम तो चले इसको डिटरमिन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, मगर हमें ख्याल रखना है किसका? स्टेक होल्डर्स का, यूजर्स का। तो पहला पॉइंट पढ़े, क्या उनके पास रीजनेबल नॉलेज है उस एंटिटी की? क्या वो एफएस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन द, और क्या वो ले सकते हैं? तो मुझे अपने यूजर को भी सामने रख के ये फैसला करना है कि मैंने कौन सी अमाउंट सेट करनी है इन मटीरियलिटी, कौन सी अमाउंट, कितनी अमाउंट रखनी है। अच्छा, क्या ये अमाउंट एक दफा रख दी तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप हर स्टेप के ऊपर मटीरियलिटी की फिगर को रिवाइज कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि एक आपने अमाउंट सेट कर ली है ओवरऑल एफएस के लिए, फिर आपने कहा नहीं यार सेल्स के एरिया में मुझे ज़रा ज़्यादा काम लग रहा है, मुझे ज़रा ज़्यादा काम लग रहा है, तो इसकी मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ। आप ये भी काम कर सकते हैं, कम कर लें, बढ़ा लें, जो मर्जी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो मटीरियलिटी कैन बी सेट एट ओवरऑल एफएस लेवल एंड इट कैन ऑल्सो बी सेट एट असर्शन लेवल, एट असर्शन लेवल। पढ़े सर, खुद ही पढ़े, मैं साइड पे हूँ। पढ़ के मुझे बताइएगा पूरे स्लाइड से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक्सपेंस कब होता है बेंचमार्क? नॉट फॉर प्रॉफिट। और इक्विटी? जब लिस्टेड कंपनी हो और कोई भी डेट होल्डर ना हो, सारे के सारे इक्विटी होल्डर्स हो। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बताएं मुझे। ऑडिटर मस्ट डिटरमिन ओवरऑल एट प्लानिंग स्टेज। कैसे करना है? बेंचमार्क हम लोगों ने देख लिए थे। अच्छा, कौन कौन से हैं वैसे? पीबीटी है, टोटल रेवेन्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस है, इक्विटी है, नेट एसेट्स है। तो उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एक परसेंटेज के साथ। जो अमाउंट आ गया वो आपकी मटीरियलिटी बन गई। ये पॉइंट पढ़े, क्या मतलब? एक तो आपने सेट कर ली ना ओवरऑल लेवल पे, आप असर्शन लेवल के ऊपर उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट क्या है? ये क्या होती है? व्हाट इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी? इसको हम प्यार से कहते हैं मटीरियलिटी की मटीरियलिटी। मटीरियलिटी की मटीरियलिटी। ये ऐसा ही है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को एक ऑर्डर मिले गवर्नमेंट से कि तुमने सड़क 100 दिन में बना के देनी है, तो वो अपनी टीम को 100 दिन नहीं बताएगा, कम बताएगा। क्यों? ताकि 100 दिन तक वो काम पूरा हो सके। वो अपनी टीम को बताएगा 60 दिन, 70 दिन। वो एक कुशन रखेगा, एक मार्जिन रखेगा। बाय, ताकि अगर कोई अनडिटेक्टेड मामला आ जाए, अचानक से बारिश हो जाए, रॉ मटेरियल सप्लाई होना बंद हो जाए, मजदूर स्ट्राइक पर चले जाएं, कुछ भी नागहानी आफत आ सकती है, तो उसका मार्जिन रखेगा और उनको बताएगा एक ऐसी अमाउंट जो कि एक्चुअल से कम। पार्टनर भी यही काम करता है, वो सेट करता है ओवरऑल, टीम को बताता है उससे कम, क्योंकि उसको पता है उसकी टीम जाहिल मुतलक है। ठीक हो गया ना? उसकी टीम जाहिल मुतलक है, उन्होंने गलतियां करनी है। क्यों? ह्यूमन एरर तो हमेशा साथ चलेगा ना। एक रिस्क होता है डिटेक्शन रिस्क। कौन सा रिस्क? वो क्या होता है? बीइंग ऑडिटर, मैं अपने प्रोसीजर्स गलत लगा रहा हूँ, मेरे प्रोसीजर्स ठीक से काम नहीं कर रहे, मैं खुद उस दिन एक्टिव नहीं हूँ। भाई एक इंसान हर दिन क्या सेम मूड में रह सकता? नहीं रह सकता। तो ऑडिटर मस्ट ऑल्सो सेट अ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अब एंड पे आए, इसको रीड करें।
यस सर। परेशानी? उसने क्या सेट की है? 1 मिलियन। उसके बाद परफॉर्मेंस क्या है? 7। क्वेश्चन रखा कितने का? 3 लाख का। किसके लिए? किसके लिए? अब ये एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। याद करें जरा, हम लोग रिपोर्ट्स में बात करते थे कि कुछ मिसस्टेटमेंट्स होती हैं इममटीरियल, मगर उसको हम क्या करते थे? साथ एग्रीगेट भी करते थे कि वो ओवरऑल बेंचमार्क को क्रॉस ना करे। अच्छा, अगर वो परफॉर्मेंस को क्रॉस कर गई है, अब मुझे तो नहीं पता कि मेरे पार्टनर ने टोटल को क्या सेट किया हुआ है, मैं किसके मुताबिक चल रहा हूँ? परफॉर्मेंस के मुताबिक। मैं किसके पीछे पड़ जाऊंगा? मैनेजमेंट के। ठीक करके दो, चाहे वो ओवरऑल के मुकाबले में इममटीरियल ही हो, मगर मेरे लिए अब वो क्या बन गई हैं? मटीरियल। और जब ये रिपोर्ट जाएगी फाइनल पार्टनर के पास, तो उसको मैक्सिमम अश्योरेंस मिल चुकी होगी। बात समझ आई? उसको मैक्सिमम अश्योरेंस मिल चुकी होगी। ये एक और 2 बातें पढ़े। जैसे जैसे ऑडिट आपका प्रोग्रेस करता है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ते जाए। पहला पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट पढ़े। ऑडिटर मस्ट रिवाइज मटीरियलिटी इफ, अगर उसको लगे, इफ ही बिकम्स अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि उसको कब मौजूद नहीं थी? प्लानिंग की स्टेज पे। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा। डॉक्यूमेंटेशन जो आपने सेट की है, जो आपने चेंज की है, उस सबको साथ साथ क्या करते जाना है? डॉक्यूमेंट। एक इसमें आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया क्वालिटेटिव मटीरियलिटी का। वो क्या होती है? ऐसी मटीरियलिटी जिसमें आपने अमाउंट को नहीं देखना, आपने नेचर को देखना है। किसको देखना है? नेचर को। सेट की हुई है 5 लाख की, एक गलती हुई है 5,000 की, देखने में क्या है? इममटीरियल। मगर हुआ ये है कि एक सीनियर ने, आप यूँ समझ लें कि 5,000 रुपये की करप्शन हुई है टॉप लेवल पर। अब देखने को तो ये अमाउंट इतनी मटेरियल नहीं है, मगर नेचर में क्या है? मटेरियल हो गई है। तो कभी कभी मटीरियलिटी को हम डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिवनेस, जहाँ पे अमाउंट को जहन में नहीं रखना, आपने अदर फैक्टर्स को जहन में रखना। सर्कमस्टांसेस क्या थे? क्या कोई AFRF में चेंज आया था और उसका अपना डिस्क्लोजर, भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सब कुछ सही किया हुआ है, मगर डिस्क्लोजर नहीं डाला, तो देखने को तो इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर उस डिस्क्लोजर का ना होना क्वालिटेटिवली अफेक्ट करेगा किसको? FS को। एक एंटिटी ने अपने एसेट्स को ठीक जगह पे रखा हुआ है, अमाउंट बिल्कुल ठीक आ रही है, बस क्लासिफिकेशन गलत कर दी है। अमाउंट तो ठीक है, मगर उसकी नेचर ऐसी होगी कि अब मैं इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकता, मुझे उसको ठीक बाद में करवाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपने हमेशा क्या याद रखना है? नेचर। याद रखना है हमेशा नेचर। आए जरा सवाल पे चलता है। इसमें पहला सवाल पढ़े। नहीं, रुके 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 रुके। इसमें पहले ये सवाल देखें। ओए, विंडो P। हाँ जी, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। मैं साइड पे हूं। ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन।
ट्राई टू सॉल्व। इसलिए भी साथ सोल्व करना जो करंट ईयर है, सॉल्व कर। दो कंपनी आपके पास है, कंपनी ए, कंपनी बी। बेंचमार्क्स दिए हुए हैं, अमाउंट्स बताई हुई हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला क्या है, डिटरमिन द, सेकंड आपने उसकी बेसिस बतानी है, एंड थर्ड क्या है, परफॉर्मेंस। इसकी कंपनी ए की। कैन सॉल्व। अमाउंट्स निकालें, रीज़न बताएं, जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक जहन ओके करता है, सॉल्व करें। जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है और जो ओवरऑल मटेरियलिटी है वो दोनों ही इस मैनेजमेंट में डिसाइड करेंगे। एंटिटी, पार्टनर। आपके पास पूरे 5 मिनट है, पूरे 5 मिनट है। हाँ जी, पार्ट ए। 2 कंपनी है, पहली कौन सी है, ए, दूसरी कौन सी है, बी। नीचे आए, डेट इक्विटी रेशो। कंपनी ए में ज़्यादातर कौन है, इक्विटी। इक्विटी देखेगा किसको हमेशा, पीबीटी को। पीबीटी कितना है, 864। कितना परसेंट है, 5। आंसर क्या आता है, 43.2। और अगर इसकी निकाल रही हूँ परफॉर्मेंस, तो इस साल में तो कोई मसला नहीं था, मगर पिछले साल से हमारे पास एक अमाउंट आ रही, कितनी, 9 मिलियन की, उसको माइनस कर लें, जो भी आता।
अच्छा, अगर आपने 9 माइनस नहीं भी किया और आपने बस ये बता दिया कि परफॉर्मेंस को निकाला कैसे जाता है, तब भी ठीक है। इसका निकालेंगे परफॉर्मेंस को। देखो परफॉर्मेंस होती क्या है, हम क्यों निकालते हैं परफॉर्मेंस? ताकि हमारा अच्छा से ताकि हम अपना कुशन रख सकें, मार्जिन रख सकें, सेफ्टी रख सकें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई अनडिटेक्टेड अनकरेक्टेड मसले आते हैं तो उसको कवर किया जा सके। तो पिछले साल मेरे पास एक 9 मिलियन की ऐसी अमाउंट आ गई थी, इस साल अभी तक कोई नहीं आई, तो मेरे पास सबसे अच्छा बेंचमार्क क्या है फिर? 9 मिलियन का, उसको मैं माइनस करके अपनी अमाउंट कम कर लूँगा। तो ओवरऑल सेट कहाँ पे हो जाएगी? 43.2 पे। परफॉर्मेंस सेट कितने भी होगी? 34.2 पे। टीम के पास क्या जाएगी? 34.2। पार्टनर के पास क्या रहेगी? 43.2। टीम काम करेगी 34.2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब तक वो टीम को मैनेजमेंट को तंग करती रहेगी, जब पार्टनर के पास जाएगा तो उसको एक अच्छे लेवल की अश्योरेंस मिलती है। हाँ, तो फिर हम ना करते हैं। अगर हमें 20 में, अगर हम 22 में होते ना और 21 में हमारे पास कोई अमाउंट नहीं आ रही थी, तो हम सिर्फ डिफाइन कर देते कि भाई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती क्या है। अगर कोई ऐसी अमाउंट माइनस करनी है तो हम अपनी जजमेंट के ऊपर माइनस कर सकते हैं। अगर कोई अमाउंट माइनस करनी है तो अपनी जजमेंट के ऊपर उसको माइनस कर सकते हैं। इवन यहाँ पे भी 9 कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने हिसाब से 5 माइनस कर लें, 6 माइनस कर लें, 10 माइनस कर लें, 12 माइनस कर लें, ये आपका फैसला है, आपकी क्या है? जजमेंट है। 9 इसलिए माइनस की है क्योंकि हमारे पास एक अमाउंट आ रही है, तो हमने अपने जहन को कम प्रेशराइज किया है और उस अमाउंट को उठा के माइनस कर दिया। कोई एक फैक्ट लेके कोई एक अमाउंट माइनस कर दे। अच्छा, उधर है कंपनी बी पे, वहां पे कौन है? हाँ, किसमें भी अमाउंट आ रही होती कोई, तो उसको माइनस कर देते हैं। दोनों को माइनस करते हैं, 21 और 22। दो, अगर हम 22 में खड़े होते हैं फिर उसको ऐड करके माइनस कर देते हैं, कंबाइन करके माइनस आउट कर देते हैं। हाँ जी, कंपनी बी में क्या? डेट ज्यादा है, और डेट वाला क्या देखेगा? नेट एसेट्स। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3% के साथ, 2 के साथ। अब शायद कोई बच्चा 2 से कर रहा हो, कोई 3 से कर रहा हो, कोई 5 से कर रहा हो, तो इसमें मसला नहीं है। अच्छा जी, इसी से रिलेट करता एक और सवाल। ये भी रीजंस ऑफ बेंचमार्क हाँ, कौन सा? पार्ट बी। बता दो दिया कि क्यों हम क्यों हम पीबीटी को ले रहे हैं? क्योंकि वो इक्विटी है, इक्विटी देखेगा, डिविडेंड को डिविडेंड आते हैं, प्रॉफिट से प्रॉफिट वाला, ये सारी कहानी आ जाएगी। 7 नंबर में 4 पॉइंट देने दोनों में लिखे हैं। हाँ, उसने भी ये किया ट्यूशन में, देख लो। सर अगर बोलो 2023 में है अभी, हाँ, अगर 2022 और 2021 में दोनों के अंदर पीआरटी का इशू आता है तो दोनों को माइनस करते पिछली वाली हैं। पिछली वाली प्रायर, क्योंकि वो तो इस साल का है ना। हाँ जी, ये सवाल देखें जरा, तकरीबन वैसा ही है। कैलकुलेट द मटीरियलिटी ऑल्सो रीजंस। इसमें कंपनी एक ही है। 24 में देखें क्या हो रहा है? डेट इक्विटी रेशियो क्या है? 9:91। तो इक्विटी ज्यादा, तो मैं क्या ले लूंगा? पीबीटी, सिंपल। और रीजंस वही देनी जो कि आपने पिछले क्वेश्चंस में दी हैं। अच्छा, एक सवाल करें जरा, ये सवाल अटेम्प्ट करें, ट्रोजन वाला। इसको देखें पहले, इसे करें अटेम्प्ट, ट्रोजन। हो क्या रहा है? इन्होंने एक नई नवेली कंपनी जो अभी अभी बनी है, उसमें क्या किया है? पीबीटी को पकड़ के एज अप्रोप्रिएट बेंचमार्क यूज कर लिया। मसला ये है कि जब एक नई कंपनी बनती है तो उसका प्रॉफिट ऑलरेडी क्या होता है? कम होता है। इवन कुछ केसेस में तो लॉस भी आ रहा होता है। ये सोचना कि ये प्रॉफिट अगले 3 साल तक कंटिन्यू करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो मैं एक ज़्यादा अमाउंट
अज्यूम कर लूँ, तो देखें इसमें अमाउंट क्या है बाकियों से बहुत ज़्यादा कम है। तो जितनी अमाउंट कम होगी उतनी मटीरियलिटी भी क्या आएगी, कम। जितनी कम आएगी उतना काम मुझे ज़्यादा करना होगा बिला वजह। तो जब एक नई नई कंपनी बनती है तो उसमें सबसे अच्छा बेंचमार्क रेवेन्यू भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी अभी तक अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। एसेट्स, टोटल एसेट्स का हमने बेंचमार्क यूज़ करना था, टोटल एसेट्स का। फिर लाइबिलिटीज भी अभी तक अनस्टेबल है ना, ये तो पैसा मेरा है, आज लाइबिलिटी कल नहीं है, मगर ये तो मेरा अपना है। हाँ जी, डिस्कस द टर्म, आइडेंटिफाई यानी 4 बेंचमार्क्स, डिफाइन कर देंगे इसको, मटीरियलिटी को और परफॉर्मेंस को, एंड दैट्स द एंड, दैट्स द। कल का हमारा टारगेट क्या है? 315 और 330, यानी कि कल सुने, कल हम क्लास के सेकंड हाफ में यानी कि तकरीबन 12:15 के बाद हम लोग 1-2 रिस्क के सवाल भी देखने के काबिल हो चुके होंगे। मगर उससे पहले हम लोग पहले किताबी बातें कर रहे होंगे, जिसमें से शायद 3-5 नंबर की थ्योरी पूछ रहे हैं, मगर उनका ताल्लुक रिस्क के सवालों को अटेम्प्ट करने से बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ स्टैंडर्ड्स अब आपने रिवाइज करने हैं, सुने, IS2 फॉर श्योर रिवाइज करना है। इन्वेंट्री रिस्क के हर सवाल में आपको IS2 की एडजस्टमेंट मिल जाती है। IS16 स्पेशली डिस्पोजल, 38 स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसकी अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, कौन सी मेंट, इम्पेयरमेंट। इसके अलावा 21 फॉर श्योर, फॉरेक्स, यस, और बोरिंग कॉस्ट, डेफिटेक्स आपको मैं मौके में दूंगा। हाँ, ओवरऑल किताब की रिवीजन करनी है, जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने पढ़ा है उसी सीक्वेंस में ले आओ रिवीजन, जिस सीक्वेंस में पढ़ा है ना वो सीक्वेंस में। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ उसका। ये वो आप, हाँ, वो एक चेकलिस्ट पड़ी हुई है मेरे पास, वो मैंने शेयर करना है, मुझे कोई याद नहीं कराता आप में से, आज याद करवा दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। डन। इन्वेंट्री 16, पीपी, इंटेंजिबल, इम्पेयरमेंट, फॉरेक्स और क्या था, बोरिंग कॉस्ट। बस बताओ, बैठ जाओ। और कोई सवाल, परेशानी, भाग जाए। अच्छा जी, ये ऑडिट प्री बैच का, मैं पोस्ट की बात नहीं कर रहा, प्री बैच का नहीं, वो तो मैंने दी थी, आप तो थे नहीं। प्री बैच के अंदर जो हमारा मिड टर्म हुआ था उसमें ये 3 इनाम है। जो थर्ड इनाम है उसके फीचर्स ये हैं कि इनको एक तो पैसे मिले हैं थोड़े से, टोकन मनी, प्लस इनको एक सब्जेक्ट फ्री मिल गया है ऑनलाइन मोड में। अगर ये अवेल करना चाहें तो CFAB लेवल तक अवेल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेपर हो, ये आपका इनाम। इसी तरह अली शेर भाई जो कि फर्स्ट आए हैं, सेकंड वाले भाई हम में मौजूद नहीं है, दुनिया में मौजूद है, हम में मौजूद नहीं है। इनके पास 2 फ्री सब्जेक्ट्स की ऑप्शन है, फिजिकल भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये जनाब 2000 रुपये के साथ फर्स्ट इनाम जाता है अली शेर भाई को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा का मेरिट लेके आ सकते हैं, इससे गोल्ड मेडल भी लेके आया जा सकता है। ठीक है जी। अहमद मुस्तफ़ा भाई जिनको एक सब्जेक्ट की फ्री ऑप्शन है, फिजिकल या ऑनलाइन, वो हम में मौजूद नहीं है, उनका 1000 रुपया हम लोग SBI के फंड में जमा करा देते हैं, तो डन हो गया जी। थैंक यू।